गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं पाकरा जफर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकदम फ्रेश टॉपिक अलजेब्रा। तो ये देखो, अलजेब्रा मैथ्स की बहुत वास्ट जो है ब्रांच है। जिस तरह से टिग्नोमेट्री एक बिल्कुल ही अलग ब्रांच हो जाती है मैथ्स की, इसी तरह से आपकी जो अलजेब्रा है वो भी एंटायरली डिफरेंट ब्रांच है। ये जो है काफ़ी चीज़ों में डील करती है और बहुत वास्ट है, बहुत ब्रॉड है, तो इसको समझना उतना डीपली बन जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से आज की क्लास में हम अलजेब्रा की बिल्कुल बेसिक पे बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो, एक मेथड ये भी था आपको अलजेब्रा का जो है समझाने का। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आइडेंटिटीज लेकर आती, वो मैं आपको समझाती वो, और देन फिर जो उनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन कराती और अलजेब्रा आपका हो जाता। ठीक है, लेकिन देखो इट इज़ नॉट अ करेक्ट मेथड। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर चीज़ें रटवा दूंगी तो कोई फायदा नहीं है। आप जो हो हर क्वेश्चन अलजेब्रा का नहीं कर पाओगे, सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो उन आइडेंटिटी पर बेस्ड होंगे। बट अलजेब्रा ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा का हर क्वेश्चन आइडेंटिटी पर बेस्ड हो। उससे पीछे आइडेंटिटी तक ले जाने के लिए ना क्वेश्चन को जो है पहले बेसिक से गुजरना पड़ता है। अगर आपका वो बेसिक क्लियर नहीं है तो आइडेंटिटी तक आप क्वेश्चन को नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो आज हम उसी बेसिक पर बात करेंगे। ये मान के चलो, अगर आपने जिंदगी में आज तक कभी अलजेब्रा का ई भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आज की क्लास के बाद आप बहुत कुछ उसके बारे में जान जाओगे। उसके जनरल फैक्ट भी जानोगे और जो है बेसिक बातें भी जानोगे उससे रिलेटेड। और रही बात प्रॉपर्टीज की, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम जो है बैकग्राउंड समझेंगे अलजेब्रा का कि एक्चुअल में अलजेब्रा है क्या, किस तरह से यूज किया जाता है, और बहुत ही उसकी जो छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका जो है हर स्टूडेंट को ख्याल नहीं रहता है, स्पेशली वो जो मैथ साइड से नहीं है। ठीक है, जिन्होंने मैथ को बहुत पहले गिव अप कर दिया था, उन्होंने मैथ को तो बहुत पहले गिव अप कर दिया था, लेकिन अब वो गवर्नमेंट लाइन में आ चुके हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो चुकी है। ठीक है, बट डोंट वरी, आपकी सारी दिक्कतें यहाँ पर मिटा दी जाएंगी। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सब्सक्राइब जब करो तो, जिससे कि आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना लेट किए। तो भाई अलजेब्रा क्या होता है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि टेलीग्राम हमारे ग्रुप्स क्या है। ठीक है भाई, देखो यह है हमारा इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। इसमें आप अपना इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। इनफैक्ट अगर घर पे बैठकर आप जो भी कुछ स्टडी करते हो और आपका किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है और आप चाहते हो आपको क्लैरिटी मिल जाए, तो आप जो हो इस ग्रुप में पूछ सकते हो। आपको 24 आवर्स में आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना ये ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा ये मेरा ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम। तो जाहिर सी बात है, नाम से समझ गए होंगे, मैथ से रिलेटेड अपने डाउट पूछो भाई। इस ग्रुप में ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करो घर पे, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने इसमें आप पूछिए, इसमें आपको जो है तुरंत आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये अगेन 24 आवर्स में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोनों ग्रुप अल्टीमेट हैं। इसके अलावा इसमें मैं पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ और क्विज भी होती है, तो ज्वाइन कर लेना, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा ये ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहला आज हम ये जानते हैं कि फादर ऑफ अलजेब्रा कौन थे। देखो, अलजेब्रा वैसे तो अरेबिक है, हिंदू अरेबिक ओरिजिन से थे ये, और जो फादर ऑफ अलजेब्रा है उनका क्रेडिट जाता है अल ख्वारिज़वी। ठीक है, अल ख्वारिज़वी करके उनका कुछ नेम था। ठीक है, तो ये जो थे आपके अरेबिक, हिंदू अरेबिक रीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इन्होंने ही अलजेब्रा, तभी देखो अलजेब्रा का जो नेम है वो थोड़ा बहुत कैसा है, अरेबिक है ना, अरेबिक नेम है ये। तो ये अरेबिक ओरिजिन से थे। तो अल ख्वारिज़मी जो थे फाउंडर थे, मतलब सॉरी फादर ऑफ अलजेब्रा ने बोला जाता है। वैसे तो देखो ये अकेले इनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, और भी जो है हमारे मैथमेटिशियन है जिन्होंने अलजेब्रा में काफी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बट मेन क्रेडिट इन्हें जाता है क्योंकि ज्यादातर वर्क इनका अलजेब्रा में देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर अलजेब्रा की मैं बात करूं तो इसकी ये आपका कई टाइप का होता है, इसकी कई ब्रांच होती हैं। जैसे कि एक आपका एलिमेंट्री हो जाता है, ठीक है, एक आपका जो है कम्युनिकेटिव हो जाता है, लीनियर भी होता है, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो कई इसकी ब्रांचेस होती हैं और जो है ये अलग अलग ब्रांच में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो फिलहाल ये इसका कुछ बेसिक था, जनरल नॉलेज थी अलजेब्रा से रिलेटेड, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेन आ जाता है कि एक्चुअल में अलजेब्रा है क्या। ठीक है, व्हाट इज एन अलजेब्रा, व्हाट इज ए अलजेब्रा। ठीक है, तो देखो सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं,
कोई भी ऐसी इक्वेशन जो आपकी नंबर्स एंड अल्फाबेट्स में डील करती है, जिसमें आपको लेटर्स नजर आते हैं, नंबर्स नजर आते हैं, वो आपकी अलजेब्रा की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो अलजेब्रा में ही आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड पॉलिनोमियल, ये सब जो है अलजेब्रा की ही आपकी ब्रांच रहती है। ठीक है, तो अलजेब्रा जो है सिंपल वर्ड मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपको दिखेंगे नंबर्स एंड लेटर्स। ठीक है, नंबर्स और लेटर्स की आपकी सीरीज रहती है। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि भाई नंबर्स और लेटर की सीरीज देखो, अगर मैं आपको और भी तो सिंपल वे में बताऊं तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा कि भाई जब जब से मैंने मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया है और मैंने आपको मैथ्स जितनी भी समझाई है उसमें जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है, ठीक है, अगर एडवांस मैथ्स की भी बात करूं तो मैंने आपको जितने थ्योरम जितने फॉर्मूला समझाए हैं वो सब के सब कनेक्टेड हैं आपकी अलजेब्रा से। तो मान के चलो अलजेब्रा हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे थे, बट आप अनअवेयर थे कि आप अलजेब्रा में डील कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है आपका चॉइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है ना, ये विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, ये भी एक तरह का क्या हुआ भाई, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, ठीक है, ये भी आपका अलजेब्रा से बना है, क्योंकि देखो अलजेब्रा में जो जो टर्म्स होती है ना वो सारी मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो कैसे बना है, क्योंकि इसमें भी आप अगर आप देखो तो ये टू क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। अब आपका जो है पेरीमीटर कुछ भी हो, आपकी जो लेंथ ऑफ द ट्राइंगल रेक्टेंगल है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है, कुछ भी हो, मतलब नहीं है उससे, टू अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेगा, सो रहेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर L की भी वैल्यू चेंज हो सकती है और यहाँ पर B की भी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये L और B दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल्स हमेशा चेंज हो जाते हैं लेकिन कांस्टेंट आपका चेंज कभी नहीं होता। तभी अगर मैं आपसे कहूंगी कि अगर लेंथ जो है रेक्टेंगल की 12 है और ब्रेथ जो है आपकी 10 है, तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा। तो आप भाई यहाँ पर वैल्यू ही तो पुट करोगे, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके बोल दोगे कितना हो जाएगा, ये 22 मतलब 44 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ पर पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई है ना, तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपका एक फॉर्मूला रहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगेन अगर बेस को मैं बी नेम दे देती हूँ, हाइट को मैं एच नेम दे देती हूँ, तो अगेन ये आपकी अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन बन जाएगी, जहां पर आपका हाफ जो है क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा और आपका बेस और हाइट क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन इट इज दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी यहाँ पर देखोगे जो भी आपका नंबर्स में और लेटर में डील करता है, और ठीक है, तो वो सब आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ब्रांचेस होती हैं कई, तो वो सारी ब्रांचेस हम जो है आप क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, वो सारी चीज़ें उतने डीपली चला जाने की नीड भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, जो मेन चीज़ है आपको समझानी थी वो मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। ठीक है, तो समझ गए ना अलजेब्रा को, तो विद एग्जाम्पल आई होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आप अलजेब्रा कब से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन हो जिसमें भी आप वैल्यू पुट करते हो, कोई भी फॉर्मूला हो जो फॉर्म होता है, तो वो अलजेब्रा के थ्रू ही हम उसे फॉर्म कर पाते हैं। अल्टीमेट चीज है, अगर देखो तो आप अलजेब्रा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो ये चीजों को कितना आसान बना देती है। सोचो अगर जो है ये चीज नहीं होती, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो आज आप पेरीमीटर जो है कैसे फाइंड आउट कर रहे होते ट्राइंगल रेक्टेंगल का। मान लो ये आपकी 12 है, ये भी 12 है, ये आपकी 10 है, तो ये भी 10 है, तो हमें 12 + 12 + 10 + 10 करना पड़ रहा होता। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को शॉर्ट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए हमें जो है अलजेब्रा की यहाँ पर हमने यूज किया और एक फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्म कर लिया कि भाई ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और वेरिएबल बना लिया जिससे कि इसमें वैल्यू पुट करो और इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर रहती है, बार बार चीज़ें रिपीट ना हो, तो उस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम अलजेब्रा की हेल्प लेते हैं अलग अलग तरीके से। इसका बहुत बड़े मतलब लेवल पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए बहुत जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसमें कोड रखे जाते हैं, तो मतलब मान के चलो बड़े लेवल पर भी ये काम करता है। और आपके जो है गवर्नमेंट एग्जाम के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें जो फॉर्मूलाज आप यूज़ करते हो उसमें भी ये काम करता है। तो अल्टीमेट चीज़ है, आप इसे हर जगह मतलब पुट कर सकते हो, ये हर फील्ड में होगा, ना ही कि एडवांस मैथ्स में, बल्कि ये अर्थमेटिक में भी आप इसका
यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब मैं आपको अर्थमेटिक यहाँ पर पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो मैं सोच रही थी अभी हमारा एडवांस खत्म हो जाए तो दोबारा से अर्थमेटिक पढ़ते हैं, तब मैं आपको यहाँ पर अलजेब्रा दिखाऊंगी कि अर्थमेटिक में हम अलजेब्रा किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रा का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूजेस ऑफ अलजेब्रा। ये हमने देख लिया, रिव्यू कर लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। ठीक है, थोड़े जो मतलब अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो अलजेब्रा तो आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियां आपको पता होना चाहिए अलजेब्रा से रिलेटेड, जैसे कि मान लो कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और आपके टर्म क्या होते हैं। तो देखो कांस्टेंट तो वो वैल्यू हो जाएगी तो चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट का मतलब ये है ना अपनी जगह एकदम फिक्स्ड होना है ना, चेंज नहीं होना, तो आ जाएगी जो आपकी चेंज नहीं होगी। स्पेशली इसमें जो है आपके नंबर्स देखे जाते हैं, जैसे कि भाई 2 आप देख लोगे, या फिर मान लीजिए यहाँ पर आप 4 देख लेंगे, 7 देख लेंगे। ठीक है, या फिर कुछ भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। वेरिएबल क्या होते हैं, नॉर्मली एक्स, वाई और जेड, ए बी, ये सब आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। टर्म क्या होते हैं, टर्म जो है आपके कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनते हैं, जैसे कि 2x, 2x आपकी एक टर्म है। 4y स्क्वायर एक आपकी टर्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 2x स्क्वायर, जेड क्यूब एंड y, ये आपकी एक टर्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है कुछ भी यहाँ पर टर्म हो सकती है, 3/4 x स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपकी टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है यहाँ पर चीज़ें के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, चलो अच्छा एक बात और समझ लो इसमें टर्म में देखो आपकी इक्वेशन जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 4y(x³ प्लस 4/3 z³ y² प्लस, ठीक है, a b q c। ठीक है, ये सारी मैंने जो है यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर इक्वेशन बना दी है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें आपको अगर मैं पूछूं कि टर्म क्या होगी तो आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ पर मैं कुछ साइन माइनस के भी ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 2 साइन में यहाँ पर माइनस के ले लेती हूँ। तो टर्म हमेशा वो होती है जब हम माइनस और प्लस के साइन को सेपरेट करके जो है नंबर निकाल पाए। देखो जैसे कि अगर मैं इन्हें सेपरेट करूंगी तो मैं 2x को अलग ले सकती हूँ, तो 2x स्क्वायर मेरी एक टर्म हो जाएगी। इसी तरह से ये भी मेरी एक सेपरेट टर्म है 4y(x³। ठीक है, इसी तरह से ये जो है ये भी मेरी एक सेपरेट टर्म हो जाएगी कि माइनस का 4/3 z³y²। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस के साइन को हम अलग कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे टर्म हो जाएंगे। जैसे 2x स्क्वायर एक टर्म है, 4y³ एक टर्म है। ठीक है, तो ये हमारी टर्म हो जाएंगे। बट ध्यान रखना टर्म में कभी भी डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन के साइन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो खाली मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देती हूँ, एक इक्वेशन है यहाँ पर ab² z² एंड y³। अगर मैं आपसे कहूंगी कि इसकी टर्म क्या है, ठीक है, इस इक्वेशन की टर्म क्या है, तो ये पूरे में ही अपनी एक टर्म है। इसे आप a इंटू बी स्क्वायर अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप इस तरह से मुझे नहीं बता सकते कि a b² z² एंड y³। ठीक है, ये एंटायरली गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है टर्म क्या रहती है हमारी, यहाँ पर प्लस माइनस का आपके साइन लगे होंगे तो आप इसको पूरा अलग ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में आप जो हो सेपरेट नहीं कर सकते टर्म को। ठीक है, आप इस तरह से नहीं बता सकते। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, समझ गया ना। देखो कांस्टेंट क्या होंगी, वो वैल्यू जो चेंज नहीं होती। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो चेंज नहीं होगा, अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, वेरिएबल चेंज हो जाते हैं कि भाई ये था ना फॉर्मूला, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसमें ये क्या था कि आपका कांस्टेंट था, ये तो अपनी जगह पर फिक्स रहा था। अब पेरीमीटर चाहे रेक्टेंगल, आपका रेक्टेंगल की लेंथ कुछ भी हो, ठीक है, और ब्रेथ कुछ भी हो, उस 2 पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट है। लेकिन हाँ l+b आपके हर बार चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इन पर जो है हर बार जो है फर्क पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, l एंड b। टर्म क्या है आपकी, क्या होगी टर्म आपकी जो है बेसिकली जो आपके प्लस और माइनस के साइन के, अरे यार ये क्या हुआ, चलो आ गए। ठीक है, तो ये आपकी जो क्या हो जाएगी, जिसको आप सेपरेट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन में, वो आपकी टर्म हो जाएगी। लेकिन टर्म कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट नहीं होती। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। देन देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, मे भी आपको लग रहा होगा कि इट इज सो बेसिक, बट देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपको ये सारी चीजें आती हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये भी बातें नहीं पता होती, और ये छोटी छोटी सी चीजें ना
आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। सोचो ये इतनी बड़ी ब्रांच है मैथ्स की जो हर जगह डील कर रही है, तो इसको आप हल्के में तो नहीं ले सकते। इसको सिर्फ आप आइडेंटिटीज जो है लर्न करके तो क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात तो अंडरस्टूड है। तभी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का अलजेब्रा टॉपिक होता ही वीक है, उन्हें पता ही नहीं होता एक्चुअल में अलजेब्रा है क्या, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप जो है उस चीज़ के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसका आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, खाली फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा अलजेब्रा में। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तब ये बात आप अच्छे से समझोगे। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना कई तरीके की होती है, जैसे मोनोमियल होती है, बाइनोमियल होती है, ट्राइमोनियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल आपको पता है ये बहुत अच्छे से, मोनो जिससे पहले लग जाए तो उसका मतलब ही वन होता है। ठीक है, ओनली वन। तो यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ 2x 4y 4x y z y, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोमियल हो जाएंगे। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। बाइनोमियल, बाई का मतलब ही क्या होता है, टू, जैसे बाइनरी डिजिट हो जाता है। ठीक है, बाई जिससे भी पहले लग जाता है ना, उसका मतलब ही क्या हो जाता है, टू हो जाता है। तो यहाँ पर कितनी टर्म आपको दिखेंगी, टू टर्म। यहाँ पर आपको टू टर्म्स यहाँ पर दिख जाएंगी, जैसे कि 2x - 4, ठीक है, 4z + 5y, 3/4y² + z³। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। ट्राई का मतलब क्या होता है भैया, 3, तो जाहिर सी बात है 3 ही होंगे, जैसे ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर हो जाती है आपका। ठीक है, तो इसमें आपके 3 दिख जाएंगे आपको। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, जैसे कि 2x² - 4x + 3। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्राइमोनियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि 3/7y² + z² + xyz। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी ट्राइमोनियल हो जाएगी। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन टर्म, जिसमें भी मोर देन वन टर्म होगी, एक से ज्यादा टर्म होगी, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके पॉलिनोमियल हो जाएंगे। मतलब मान के चलो मोनोनोमियल को छोड़कर आपके बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इज द ब्रांच ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों आपके जो है पॉलिनोमियल के अंडर में आएंगे। बट देखो पॉलिनोमियल में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मान लो ये है आपका 2x, है ना, 2x - 4, इट इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि 3/4 z² + y³ + zxy², ठीक है, -4/7 y² z³ एंड a⁴ कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो ये सब, ये क्या है आपकी पूरी इक्वेशन, ये पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक से ज्यादा टर्म जिसमें हमें देखने को मिलती है वही हमारे पॉलिनोमियल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ √xyz² + 4x² y² -√3xy² + x² एंड y⁴, और यहाँ पर लिख दो y⁴ 9। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि ये आपकी पॉलिनोमियल है, कि ये भी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और क्या कोई क्या एक पॉलिनोमियल भी है, तो भाई आंसर होना चाहिए नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल दोनों ही अलग चीज होती हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप किसी भी उस एक्सप्रेशन को कह सकते हो जिसमें लेटर्स एंड आपका क्या कहते हैं उसे नंबर्स में डील किया गया है। ठीक है, तो आप उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हो, लेकिन आप हर एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी भी नॉन इंटीजर्स में डिग्री नहीं होती, इंटीजर्स में ये डील नहीं करता। ठीक है, इसमें जो डिग्री होती है ना वो नहीं होती। ठीक है, तभी मैंने क्रॉस का निशान यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, नॉन इंटीजर समझते हो, मतलब माइनस में जो है आपकी डिग्री कभी भी नहीं होगी पॉलिनोमियल में, नॉट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट इन पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज पॉलिनोमियल इज द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा अगेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, जैसे कि देखो यहाँ पर, यहाँ अगर आप
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 4x स्क्वायर और y की पावर -2 कर दूंगी अगर मैं इसे ऊपर लेकर जाऊंगी। और -2 क्या है, -2 आपका एक नॉन इंटीजर वैल्यू हो जाएगी, नॉन इंटीजर डिग्री हो जाएगी ये आपकी, जिस वजह से जो है क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखो इसे रूट है, रूट क्या होता है आपका, हाफ होती है इसकी पावर, रूट के ना रूट हटाते हैं तो पावर हाफ हो जाती है। सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है, डोंट वरी, सारी चीजें पावर का भी मैं आपको खेल सारा समझाऊंगी, तो डोंट वरी, ठीक है। अभी समझो कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि पॉलिनोमियल में कभी भी आपकी क्या नहीं होती, पावर माइनस में नहीं होती। अगर पावर माइनस में तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये जनरल नॉलेज वाली बात है, तो आपको ये समझ में आना, मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस कि जो है आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट यस इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल में कभी भी पावर आपकी माइनस में नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये सारी टर्म आपकी समझ में आ गई होंगी, आई होप बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और बेसिक बातें, जैसे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हम कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपका जो अलजेब्रा है 12 में, उसमें ज़्यादा पॉलिनोमियल में आप डील करोगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप डिग्री को किस तरह से इसमें यूज करोगे, ठीक है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन द पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, जब आपके पॉलिनोमियल में खाली एक ही वेरिएबल होगा तो आप पावर को कैसे कंसीडर करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 9x², ठीक है, 4, बल्कि पूरी एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, ठीक है। अरे यार, 9x² प्लस 4x³ माइनस 4x⁶, ठीक है, प्लस 7x⁴। और मैं आपसे कहूँ कि इसमें से जो है आप मुझे ये बताइए कि पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगी, या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप किसे कहोगे। तो याद रखना, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होती है ना, वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। क्या होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की, है ना। देखो कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, आपको पूरी इक्वेशन में एक्स 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 ही नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर आप एक्स की देख लो, वो क्या है आपकी 6, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये जो है आपका, जिसको मैं रेड पेन से सर्किल कर रही हूँ यहाँ पर, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो 6 यहाँ पर आपकी पावर ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। ये बात समझ गए आप। इसके अलावा देखो, अगर आपसे पूछा जाए व्हेन द पॉलिनोमियल कंटेन्स 2 एंड मोर वेरिएबल, मान लो 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल कंटेन हो, तब उस केस में आप क्या करोगे, जैसे कि मान लो 4x² y³ z⁴ प्लस 3x⁴ y² एंड z माइनस 7/4 x³ y³ एंड z³, ठीक है, प्लस 7/8 x² प्लस y² x² एंड z³, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें पावर आप कैसे पहचानोगे कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो इसके लिए ध्यान रखना, हर एक टर्म की पावर को आप ऐड करके देखोगे, हर एक टर्म की पावर को आप ऐड करके देखोगे। आप समझ में आए, टर्म जानना कितना ज्यादा जरूरी है कि टर्म क्या चीज होती है, ठीक है। तो देखो आपको पता है यहाँ पर कितने टर्म है, एक ये हो जाएगा, 2, 3 और ये 4 यहाँ पे टर्म है। तो फर्स्ट टर्म की अगर मैं देखूँ कितनी हो जाएगी, x यहाँ पर 2, 3 और एक ये 4, तो है ना 5 और एक 6, इसकी पावर 6 हो जाएगी, है ना। 2 + 3 + 1, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ कितनी हो जाएगी, 4, 5, 6, और इस पर पावर नहीं होती तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ 1, तो ये इसकी पावर हो जाएगी 7, है ना। तो 4 + 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगी पावर 7। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखो 3, 3, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि 3 + 3 + 3 हमने यहाँ पर करा है, हर एक वेरिएबल की पावर को ऐड करा है, ठीक है। यहाँ हो जाएगी 2 + 2 + 3, इट मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 7 यहाँ पर हो जाएगी पावर।
तो आप खुद ही देख लो किस टर्म की हाईएस्ट है, तो आप कहोगे इस वाले की हाईएस्ट है, तो यही क्या हो जाएगी, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हर एक टर्म की आपको जो है पावर ऐड करके देखनी है, और जो भी आपकी हाईएस्ट पावर रहेगी वही आपका क्या कहलाएगा, वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बात समझ गए ना आप अच्छे से। इजी थी ये चीजें, मुझे पता है इस टाइम काफी आपको लग रहा होगा कि जो है बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, और ये चीजें कि आपके एग्जाम में आएंगी या नहीं आएंगी, ये चीज डिपेंड नहीं करती है इन सब चीजों पर कि आपके एग्जाम में आएंगी या नहीं आएंगी, बट हाँ ये अगर आप समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन जरूरी आसान कर देंगी। ठीक है, तो ये सोच के कभी पढ़ाई मत किया करो कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, आप ये सोच के पढ़ाई करा करो कि आपको जो है जो भी पढ़ना है वो सब कुछ डीपली पढ़ना है, उसके बारे में आपको सब कुछ जानना है, तभी एग्जाम क्रैक होता है। लेकिन आप अगर एग्जाम स्पेसिफिक हो गए पढ़ने बैठ जाओ ना कि जो है अच्छा अलजेब्रा में यही तरह के क्वेश्चन आते हैं, यही प्रैक्टिस करके चलो हो जाएगा, तो मान के चलो लगे रहो एग्जाम में, कई आपके पेपर चले जाएंगे, कई बार एग्जाम दोगे नहीं क्रैक होगा, रीजन यही रहता है आधी अधूरा पढ़ते हो, आधा अधूरा समझ में आता है और आधा अधूरा ही करके आते हो। ठीक है, जिस दिन पूरा पढ़ोगे ना, जिस दिन डीपली समझोगे, उस दिन आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, तो ये देखने में बहुत छोटी सी चीजें हैं, बट इनका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपने अलजेब्रा को पहले कभी नहीं समझा है तो। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तब इन चीजों की आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो लीनियर पॉलिनोमियल भी होते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक भी होते हैं, क्यूबिक एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो भाई लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है जहाँ पे आपका क्या रहेगा, जहाँ पे आपकी जो पावर है, जो डिग्री है वो क्या रहेगी 1। ठीक है, डिग्री लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डिग्री 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक में क्या रहेगी, डिग्री 2 रहेगी। क्यूबिक में जाहिर सी बात है 3 रहेगी, और कांस्टेंट में क्या रहती है 0, है ना, जो कांस्टेंट में 0 रहती है। मतलब अगर मैं x की पावर 0 यहाँ पर लिख दूं, ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट होते हैं उनकी तो पॉलिनोमियल क्या रहती है 0 रहती है। एक बात और याद रखना, अगर कोई जो है वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है तो वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे सारी चीजें डीपली, तो इसमें कुछ ये ज्यादा इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं था, बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि लीनियर क्या होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होती है पावर 2, क्यूबिक का हो जाएगा 3 एंड कांस्टेंट का हो जाएगा आपका क्या 0। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 0 रहेगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल के बारे में, इसकी जो डिग्री होती है वो क्या रहती है आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर रहती है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर में नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रोडक्ट फैक्टर एंड कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, ये बात समझ लो। कोफिशिएंट जैसे कि मैं एक टर्म लिख रही हूँ यहाँ पे 2x² वाई क्यूब एंड जेड की पावर 4। ठीक है, इसे मैं आपसे कहूँगी कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y को छोड़कर और जितने भी टर्म है वो y के कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, तो 2 को छोड़कर जितने भी नंबर है वो आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ इस वाली जो टर्म है इसका जो है x² वाई क्यूब एंड एक्स जेड पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उस नंबर को छोड़ के बाकी के जितने भी डिजिट्स हैं या फिर जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो उसके कोफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, सेम अगर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे अब इसमें बात करती हूँ किसकी, कि प्रोडक्ट क्या है और फैक्टर क्या है, तो एक्चुअल में ये पूरा प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है, इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन है और फैक्टर अगर इससे करोगे तो भाई 2 हो जाएगा यहाँ पर फैक्टर, और साथ ही साथ इसको मल्टीप्लीकेशन में देखो x इंटू एक्स है ना, y इंटू वाई और इंटू जेड इंटू एंड 4 टाइम आपका z, तो ये आपका प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से ओपन करके लिख सकते हो, इट इज जो है टू सिंपल। नाउ आई होप ये समझ गए होंगे, प्रोडक्ट है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, इसमें हम देखो साइन मल्टीप्लीकेशन का नहीं लगाते हैं, रीजन ये रहता है कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर देखो साइन नहीं लगाया जाता है मल्टीप्लीकेशन का। अगर देखो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होती तो कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती, जैसे मैं लिखती 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय z4, इस तरह से लिखती तो कितना ज्यादा अजीब लग रही है ना। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है एक्स एक्स में, तभी जो है ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर कोई भी साइन बीच में नहीं है तो इट मीन्स जो है क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है सभी वेरिएबल्स का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो समझ गया ना प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है और आपका कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, छोटी छोटी सी टर्म है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। लाइक्स एंड अनलाइक टर्म, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको अलजेब्रा का बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, देखो भाई हमेशा लाइक टर्म जो है एक साथ ऐड की जाती है और अनलाइक को वहां से हटाया जाता है। जैसे कि अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं यहाँ पर 2x²
प्लस 4yz प्लस 3x² माइनस 2yz। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई जाहिर सी बात है ये x² वाले साथ में ही आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसी तरह से yz और yz वाले साथ में ले जाओ। ठीक है, और यही होते हैं आपके लाइक टर्म। ठीक है, हमेशा सेम वैल्यू एंड सेम वेरिएबल ही आपस में ऐड होंगे, ये बात ध्यान रखना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, तभी मैंने दो साइन यहाँ पर यूज किए हैं। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो आपके वेरिएबल सेम होना चाहिए, उनकी पावर सेम होनी चाहिए, वो तभी ऐड होंगे, अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि 2x² में 2x में ऐड कर दूं, ठीक है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है और यहाँ पर डिग्री 1 है, तो हम वेरिएबल की डिग्री भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। कांस्टेंट अगर अलग भी है तब भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर मैं 3x कर देती हूँ तब भी जो है कोई इशू नहीं है। इशू किस बात का है कि यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो इसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो x² के साथ ही ऐड होगा। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर 2x² में चाहूँ कि मैं ऐड कर दूँ 3x² तब भी ये नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि मुझे जितने वेरिएबल यहाँ है और उस वेरिएबल की जितनी पावर है वही मुझे सेम जो है नंबर में उतने ही वेरिएबल चाहिए, उतनी ही पावर चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऐड नहीं हो सकता। बस ये ऐड हो सकता है, ये हो जाएगा आपका 5x² और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 2yz। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपका जो है वेरिएबल सेम होना चाहिए, जितने वेरिएबल्स हैं उतने वेरिएबल्स होना चाहिए और उन वेरिएबल की जितनी पावर है उतनी पावर होनी चाहिए। है बहुत बेसिक बात, लेकिन काम की बात है ये। बहुत से स्टूडेंट इसमें भी जो है मात खा जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज आप जो है इस तरह से ऐड नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर बात की जाए किसकी, मल्टीप्लीकेशन की, तो हाँ, मल्टीप्लीकेशन में आप जो हो ये कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 2x² को मल्टीप्लाई करा दो आप 2y² और x की पावर 2 से। ठीक है, मतलब x² से, तो ये यस आपका बन जाएगा। कोफिशिएंट की कोफिशिएंट मतलब एक तरह से कांस्टेंट की कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कराओगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, x² है और ये भी x² है, तो दोनों x² मिलके क्या बन जाएंगे, x की पावर 4 बन जाएंगे। और y² का कोई पेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप एज इट इज लिखा रहने दो। तो आप इस तरह से कर सकते हो, नो इशू। डिवाइड के केस में भी हो जाएगा कि आपका हो कि 2x² डिवाइडेड बाय 2y² और x²। तो x² से x² आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/y² आपका बच जाएगा। ठीक है, तो आप जो हो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कर सकते हो, लेकिन एडिशन के लिए आपके पास लाइक टर्म ही होना चाहिए। लाइक ही एक साथ होंगे, लाइक और अनलाइक एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। बट हाँ, लाइक और अनलाइक आपके एक साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये करके बताया। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है सम बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये आइडेंटिटीज जो है आपकी बेसिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, यहाँ पर मैं a+b² a² आइडेंटिटीज की बात करने नहीं आई हूँ। उससे पहले कुछ और बेसिक बातें हैं जो मुझे अलजेब्रा से रिलेटेड आपको समझानी है। ठीक है, वो उन आइडेंटिटीज को आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आप पावर को किस तरह से यूज करते हो। ठीक है, तो देखो पहला यहाँ पर है आपका, मान लो यहाँ पर देखो, अगेन मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही यहाँ पर यूज करूंगी। मान लो आपके पास a की पावर m है और a की पावर n है, तो इस केस में आपके बेस जो है सेम है, दोनों a हैं, तो a आपका कॉमन हो जाएगा और इस a की पावर हो जाएगी m+n। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे बीच में माइनस हो चाहे वो हो। ठीक है, बस मेन क्या होना चाहिए, आपकी दोनों अगर सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आपकी अगर जो है a की पावर m है और मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है। ठीक है, देन अगेन आपकी जो पावर हो जाएगी क्या हो जाएगी, a की पावर mn हो जाएगी। ठीक है, एडिशन है तो आपका पावर सेम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए
यहाँ पर आप बेसिक आइडेंटिटी से ज़्यादा अच्छा होगा अगर लिख लो आप प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है हेडिंग के साथ चलूंगी मैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ पावर कैसे करोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो इसके लिए ध्यान रखना, जैसे कि आपका मैं दे देती हूँ यहाँ पर a की पावर m है, ठीक है, और बेस आपकी सेम है और a की पावर n है, तो इस केस में क्या होगा, a की पावर mn हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका प्रोडक्ट ऑफ पावर, कि आपका a यहाँ पर कांस्टेंट है, m एंड n अलग है, तो m एंड n क्या हो जाएंगे, वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। पावर ऑफ अ पावर अगर गिवन हो तब क्या करोगे, ठीक है, पावर ऑफ अ पावर, कि पावर ऑफ अ पावर। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोग अवॉइड कर देते हो, जैसे कि मान लो a की पावर m है और इसकी भी पावर n है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगेन ये आपका जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mn। ठीक है, यहाँ से ही कर लो, mn नहीं m प्लस n है, तो रेड पेन से लिख देती हूँ, है ना, आंसर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका mn। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड आपकी पावर ऑफ अ पावर। अगेन मान लो अगर आपका गिवन हो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट होकर, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ब्लैक पेन चाहिए था, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, उस केस में क्या करोगे, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट में, तो मान लो अगर a और b इस बार आपके टू नंबर यहाँ पर आपको गिवन हो और इनकी पावर एक ही हो m, तो उस केस में क्या होगा, तो आपकी a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो पावर बाहर है ब्रैकेट से, तो ये a के साथ भी आएगी और b के साथ भी आती है, आपको पूरे टर्म से मल्टीप्लीकेशन करानी होती है, चाहे ये आपके 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, मोर देन जो है 1 टर्म होगा, तो आपका अगर पावर m है तो वो सभी से मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, करीब आपकी 6 या 7 प्रॉपर्टीज रहती हैं। मान लो नेगेटिव आपका एक्सपोनेंट हो, उस केस में आप क्या करोगे, जैसे कि a की पावर माइनस m आ जाए, तो जब भी पावर माइनस में होगी तो आप क्या करो, इसे नीचे ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आपको ये चीज गिवन होगी तो ये आपका वाइस वर्सा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, माइनस में लिख देती हूँ, माइनस का m। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, माइनस में है तो इस तरह से ये आपकी पावर प्लस में हो जाएगी जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे। तो एक होता है आपका जीरो एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट में क्या रहता है आपका, कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो एज अ 1 कंसिडर किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक आपका हो जाता है क्वेश्चन ऑफ पावर्स, ये क्या चीज होती है, तो ये होती है आपके, मान लो अगर आपको a की पावर m और a की पावर n गिवन हो, इस केस में आपका a तो सेम है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। याद रखना, मल्टीप्लीकेशन होती है तो पावर ऐड होती है, वही चीज अगर डिवीजन में आ जाती है तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें का आप अगर ख्याल रखोगे तो आपको अलजेब्रा समझने में और फिर क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर ये नहीं चीजें पता होगी तो आपको दिक्कत होगी। वैसे तो ये जो है आपको 6th स्टैंडर्ड में, है ना, 7th में पढ़ा देते हैं, लेकिन 7th को अगर इसको याद है 7th तक का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज आपको ये सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ये सब आपके स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक है ये, और बस एक क्विक रिवीजन है। अलजेब्रा के आइडेंटिटीज आपको स्टार्ट कराने से पहले, अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है स्टार्ट कराने से पहले मान के चलो ये क्विक रिवीजन है कि आपने जितना पढ़ा है स्कूल में अपने, ठीक है, तो वो एक बार आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बार रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, आइडेंटिटी समझाऊंगी, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और इनको समझने में। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पिछला डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा।
ठीक है, पावर ऑफ क्वेश्चन आ जाता है अगर आपका पावर ऑफ क्वेश्चन। उस केस में क्या करोगे, रेड पेन ले लेती हूँ मैं। जैसे कि मान लो ए और बी की पावर आपको m गिवन है, तो इस केस में जो है a की पावर भी m हो जाएगी और b की पावर भी m हो जाएगी। ठीक है, दोनों की, जिस तरह से यहाँ पर हुआ था ना कि जब मल्टीप्लिकेशन में दोनों में हुआ था, इसी तरह से डिवीजन में भी दोनों के साथ पावर जाएगी। ठीक है, नोट कर लो, छोटे छोटी सी आइडेंटिटीज हैं ये सब, बेसिक आइडेंटिटीज या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, अगर क्वेश्चन मान लो आपको इस तरह से आ जाता है, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी कि भाई x की पावर 2 एंड x की पावर 3 है ना, तो क्या करोगे, x की पावर 5 हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसी तरह से मान लो यहाँ पर मैंने बोला कि x की पावर 3 एंड x की पावर 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये x की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ x और y की पावर 4, ठीक है, तो ये आपका x की पावर भी 4 हो जाएगा और y की पावर भी 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि x की पावर -8, तो ये हो जाएगा x की पावर 1 बाय x की पावर 8। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कह देती हूँ x की पावर 0, इट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने कहा x की पावर 3 एंड y की पावर, अच्छा x की पावर 3 एंड x की पावर ज़्यादा ले लेती हूँ, है ना, कि सब्ट्रैक्ट करना है, x की पावर मान लो 8 ले लो एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका x 8 माइनस 4, तो आपको मिल जाएगी x की पावर 4। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको मैं दे दूँ x की पावर 8 एंड y की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी x की पावर 8 एंड y की पावर भी 8, तो ये हो जाएगा xy बाय 8। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको यहाँ पर चीज़ें समझा दी हैं, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी ये देखो एक एक छोटी छोटी सी टर्म है, तो आपको चीज़ आसान लग रही होगी, यही जब पूरे पूरे इतना बड़ा फॉर्मूला, इतना बड़ा इक्वेशन बनकर आएगी ना, तो यही चीज़ आपको दिक्कत कर देंगी अगर आपको ये बहुत ही बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो पावर ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर ये आपको नहीं आती होंगी तो। ठीक है, तो आपको इन पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, यह सब आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो मान के चलो कोई रिवीजन मैंने आपको करा दिया है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी अलजेब्रा में जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो। ठीक है, क्लियर, और कुछ बचा है भाई, हाँ, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बचा है आपको, ये भी मैं चलो आपको बता देती हूँ कि हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। वैसे मैंने विद एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ें समझाई थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंपल है, लाइक टर्म ही हम ऐड करेंगे, जैसे कि 2x² प्लस 4xy प्लस 3x²। तो यहाँ पर जो आप ऐड करोगे तो आप लाइक टर्म ही ऐड करोगे और आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा 5x² प्लस बाय 4xy। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो अगेन सब्ट्रैक्शन आपका इसी तरह से चलेगा। मान लीजिए हम 4xy माइनस का 2x², ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, x² माइनस का 4xy। ठीक है, ये रहेगा आपका, बस हम इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे, ये रहेगा। मल्टीप्लीकेशन में बहुत आसान चीज़ें हैं, 3x², ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, मान लो x प्लस वाई, इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है ये इसके साथ भी जाएगा। अगर मैं ओपन करूंगी इसे तो किस तरह से ओपन होगा, तो ये 3x² की मल्टीप्लाई आपकी x से भी होगी, प्लस का साइन लगा दो, 3x² की मल्टीप्लीकेशन आपकी y से भी होगी, और अल्टीमेटली रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 3x की पावर क्यूब प्लस 3x² y। ठीक है, 3 कॉमन लेके x³ प्लस x²y भी आप कर सकते हो। ठीक है, डिवीजन कैसे होता है, सिंपल है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3x²। ठीक है, डिवीजन दो मेथड से होता है। ठीक है, एक आपका प्रॉपर डिवीजन मेथड होता है जिसमें आप प्रॉपर डिवीजन करके देखते हो, और एक आपका इस तरह से होता है जिसका आपको टर्म दे दी जाएगी y। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा x² y2 एंड z से इसको डिवाइड करा दो, तो x² से x² गया, z की 3 पावर थी, एक कम हो जाएगी, y की देखो यहाँ पर 2 थी तो कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। देखो x की पावर 2 है ना, तो x जब ऊपर जाएगा तो 2 - 2। ठीक है, यहाँ पर z यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर z की पावर 1 है, तो क्यूब में से 1 माइनस करोगे तो z² बचेगा। ठीक है, तो x z² यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब जो एक्सपोनेंट मैंने अभी आपको समझाए थे, ठीक है, यहीं पर ही देखो ये चीजें काम में आती हैं। ये वाला जो था आपका सब्ट्रैक्शन का, कहाँ गया,
ये ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ पावर, क्वेश्चन ऑफ पावर यहाँ पर जो है आप अप्लाई करोगे सिंपली, ठीक है। जब क्वेश्चन ऑफ पावर अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो सिंपली क्या बचेगा, तो y की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगी और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये होता है डिवीजन मेथड, एक और होता है वो अब आपके यूज में नहीं आता है। इसमें कुछ इस तरह से दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4z³ प्लस 5xyz, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, और इसको कह देंगे आपसे कि डिवाइड कराना है आपको 3x² माइनस 4y से, इस तरीके से, ठीक है, आपको गिवन होगा। तो इस केस में जो है पूरा डिवीजन मेथड फॉलो होता है इस तरह से, ठीक है। ये जो है यहाँ लिखो, ये यहाँ लिखो, फिर इसको डिवाइड कराना होता है, ठीक है। वो कैसे कराते हैं वो आपको जानने की नीड भी नहीं है, मैं फिर भी आपको नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन करके बता दूंगी कैसे डिवाइड कराते हैं, बट इस पर क्वेश्चन मेथड आता नहीं है, ठीक है, एग्जाम में आता नहीं है। ठीक, ये जो है अलग फॉर्मूला से ही हो जाते हैं, इनको हम अलग जो है सेपरेट करके भी इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। लॉन्ग मेथड से आपको सॉल्व करने की नीड पड़ेगी भी नहीं, बट फिर भी हाँ मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अगर नीचे डिवाइड में कुछ इस तरह से टर्म गिवन हो, 2 टर्म्स गिवन हो, तब उस केस में हम डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अलजेब्रा को हम और गहराई से पढ़ेंगे। आज की क्लास में तो हमने रिवीजन किया, जाना अलजेब्रा की बेसिक टर्म क्या होती हैं, जाना अलजेब्रा का ओरिजिन क्या था, कुछ जनरल नॉलेज हमने यहाँ से अलजेब्रा की आज इकट्ठी जो है अपने माइंड में की है, और थोड़े जो हमारे डाउट्स है अलजेब्रा से रिलेटेड वो बेसिक हमने क्लियर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है अलजेब्रा की मैं आपको आइडेंटिटी समझाऊंगी और जो है कुछ बेसिक बातें और पढ़ेंगे, फिर हम जो है अलजेब्रा के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो है मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा रही हूँ, जैसे कि CDS जो है पेपर 2 जो भी आपका हुआ था 4 सितंबर में, उसका आपको कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन एंड PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हो। अल्टीमेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और जो अभी लेटेस्ट जो है CDS में आए थे वो सभी जानोगे कितना बढ़िया पेपर CDS का हुआ था। तो उसके लिए आप जो हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से भी देख सकते हो, डायरेक्ट आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो CDS पेपर 2 बाय फाकरा मैम, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।